नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश की जनता ने अपने कीमती वोट से एक ऐसा जनादेश दिया जिसने सबको चौंका दिया। किसी को भी बहुमत ना मिलना, ये एक ऐसी गले की हड्डी बना जो न निगलते बन रही है और न उगलते, और ऐसे में क्षेत्रीय दलों ने अपना वर्चस्व दिखाया है। इन सब में एक उपलब्धि भी रही, मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। चुनाव आयोग के नतीजों ने गठबंधन की राजनीति पर भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या एक बार फिर वही पुराना दौर लौट आया है गठबंधन का, और क्षेत्रीय दलों का पड़ला भारी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी में करीब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार है, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत से दूर है। उधर इंडिया गठबंधन ने 400 पार को रोककर ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक अच्छा विपक्ष तो मौजूद रहेगा, लेकिन मोदी सरकार बिना सहयोगियों के कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, राजस्थान और पंजाब में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। हालांकि साउथ में सीटें बढ़ने से बीजेपी ने काफी सीटों को कवर किया। इस बार के वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा के वोट प्रतिशत में मामूली कमी, उधर कांग्रेस का बढ़ा। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 37.3 था, जो अब 2024 में घटकर 36.6% रह गया। कांग्रेस का पिछले बार का आंकड़ा 19.66% था, इस बार बढ़कर 21.3% हो गया। इन सब के बीच में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर नजर डालें तो दक्षिण की द्रविड़ पार्टियों जैसी कुछ पार्टियां भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में उत्तर भारतीयों और ब्राह्मणों के तत्कालीन प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बनाई गई थीं। अकाली दल जैसी कुछ पार्टियां धार्मिक सुधार आंदोलनों से उभरी थीं और अंततः एक विशेष धार्मिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए काम करती थीं। कई पार्टियां अन्य अखिल भारतीय पार्टियों, विशेष रूप से कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेद के परिणाम स्वरूप उभरी। कांग्रेस की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ते केंद्रीकरण से कई राज्य के नेताओं को नाराजगी थी, जिन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों का गठन करना बेहतर समझा। 1990 में मंडल कमंडल की राजनीति से हिंदी पट्टी की राजनीति परवान चढ़ी। उत्तर भारत के बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। सपा, बसपा, जदयू और जेडीयू समेत कई दलों का उदय हुआ। इनके प्रभुत्व के बाद कांग्रेस इन राज्यों में सिमट गई थी। बहरहाल 2024 के इस रण में क्षेत्रीय पार्टियों ने जो भूमिका निभाई है वो खेला करने की भी ताकत रखती हैं। अभी ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में ये दल बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति के दो धुरंधर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो लीडर हैं जो गेम बनाने और बिगाड़ने दोनों में माहिर हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो जाहिर तौर पर जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने चौंकाया तो सबको है, और ऐसा लग रहा था देर रात तक जो चीजें चल रही थी कि एक तरफा या वो बहुमत का आंकड़ा छू जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गठबंधन के रूप में यदि हम देखें या हम कंपेयर करें एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो हम कह सकते हैं कि 290 प्लस आप गए हो, लेकिन सीटों की बात करें तो 240 पर भारतीय जनता पार्टी अकेले सिमटी। 2019 से कंपेयर करके देखें, एकदम से बिल्कुल जो गैप और डिफरेंस आया वो कई सारे सवाल खड़े करता है। इससे इतर महत्वपूर्ण चर्चा जो आज का मुख्य विषय इस चर्चा में लिया गया वो था क्षेत्रीय दल। गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ, किस तरह से वो एक्टिव हुआ, उसके बाद जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उदय जिस तरीके से बताया कि मंडल कमंडल की राजनीति से ये हिंदी पट्टी की जो पूरी तमाम चीजें थी जो परवान चढ़ी, और मुझे लगता है उसके बाद जो पार्टियां आई हैं, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, मुझे लगता है ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज देखिए 2024 में यही उन्हीं में से दल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आज यहां हैं। यदि ये नहीं होते,
और इस आंकड़े पर कोई बात क्या पहुंच पाती। दूसरी बड़ी बात, यदि ये दल नहीं होते तो क्या कोई सरकार आज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो एक अकेले सीट पर पहुंची, क्या वो हो पाता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं महत्वपूर्ण कि कितना वर्चस्व इन क्षेत्रीय दलों का है और किस तरीके से वो राजनीति में अहम भूमिका निभाते आए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आजाद शम्सी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद शम्सी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाग्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर, अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आजाद शम्सी जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम सारे चरणों में, बहुत सारी चर्चाओं में हमेशा साथ में रहे, और अब क्योंकि नतीजे सामने हैं, पूरी स्थिति परिस्थिति सामने है, मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहती हूँ, जो अब तक बात है, जो अब तक खबरें हैं, जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी बधाई। ठीक है, अब बात आती है, हम क्षेत्रीय दलों पर आज बात करने बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि यदि ये नहीं होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही होती। जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को और बधाई। आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और देश की सम्मानित जनता का, सम्मानित मतदाता का भी धन्यवाद कि जिसने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार विश्वास किया और नरेंद्र मोदी जी पर तीसरी बार विश्वास किया। लाखों अफवाहें, लाखों भ्रम, लाखों बातें, लाखों कुचक्र करने के बाद भी विपक्ष जो है कामयाब नहीं हो पाई, और एक बार फिर मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, ये विपक्ष ने पूरी तरीके से मान लिया। और आज की जो दो बैठक हुई है, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो सत्ता पक्ष में आपने देखा कि जिस नीतीश कुमार पर विपक्ष डोरे डाल रहा था, जिस नीतीश कुमार पर कहा जा रहा था कि शरद पवार ने बात कर लिया, अखिलेश यादव ने बात कर लिया, राहुल गांधी ने बात कर लिया, ममता बनर्जी ने बात कर लिया, तो उन सारी बातों को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने खारिज किया, खंडन किया कि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो देश हित में, राष्ट्र हित में और राष्ट्रभक्ति में मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि देश का विकास हो, मैं चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को चुनाया जाए। और ये कैसे तेरा जहां एक तरफ बिल्कुल क्लियर है, मीटिंग के पहले भी क्लियर था, और सत्ता पक्ष सभी गठबंधन दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से मोदी जी को अपना नेता चुना। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी भी, जबकि ऐसे कोई मतलब परिणाम नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं, ऐसा कहीं से दावा नहीं सरकार बनाने का, लेकिन छोटी छोटी पार्टी के विपक्ष के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपने कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में फोटो लगा लिया। ममता बनर्जी भी यही चाह रही थी, लालू जी भी यही चाह रहे थे, शरद पवार भी यही चाह रहे थे, केजरीवाल भी यही चाह रहे थे। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं से ये चाह रहे थे कि हमको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन हुआ नहीं। और हुआ यही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी का चेहरा उनके गठबंधन दल के नेता ने चुना। और मैं जानता भी यही हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके 240 से ज्यादा सांसद है, तो उनको जो है राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कहीं पर बहुमत साबित करने की भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जो आज मीटिंग की गई जिसमें लिखित रूप से सभी ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सर्वसम्मति से सबने अपना नेता, देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है वो ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा। वो जिस वक्त शपथ लेंगे, ये समझिए कि देश में बिल्कुल ऐसे ही माहौल होगा जैसे 1947 में आजादी के बाद हुआ था। तो तीसरी बार हम जश्न मनाने जा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपने मतदाताओं को। सीटें जरूर करने पर अभी बातें होंगी, विपक्ष जो हमलावर होगा कि यहाँ कितने अंतर से जीते, वहां इतने अंतर से जीते, लेकिन होता यह है कि साल भर आपका बच्चा टिफिन में क्या ले गया, किस तरीके से शूज पहने, किस तरीके से सॉक्स पहने, बैग में क्या ले गया, होमवर्क किया कि नहीं किया, कितनी देर छुट्टी की, ये सारी बातें कोई नहीं पूछता। यही पूछता है कि आपका बच्चा कितने % से पास हुआ। तो मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ भारत के मतादेश में, भारत के जो मतदाता थे जिनको उन्हें उनका सम्मान देते हुए मतदान किया, मोदी जी उस मतदान में पूरी तरीके से सफल हुए हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मेरे 2-3 सवाल आपसे थे, लेकिन मेहमान काफी लोग हैं हमारे साथ, पहले उनकी प्रतिक्रिया आ जाएगी, फिर मैं आपसे अपने सवाल लूंगी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं मैं, जिस तरीके से एक स्कूल और बच्चे और टिफिन की जो आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे लगता है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जो बच्चा जब कमजोर होता है पढ़ाई में, या वो इतना कमजोर हो गया होता है कि उसकी गिनती नहीं हो रही होती है, और जब वो एक अच्छे आधे % लेकर आए, मुझे लगता है एक अच्छे % लेकर आए, तो फिर उसकी भी उतनी ही एक वाहवाही होनी चाहिए कि हाँ कम से कम हम आए। तो मुझे लगता है हमें ये फैक्टर भी देखना चाहिए। खैर, वापस आऊंगी। कुशाग्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है ना आपको आवाज? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपके साथ साथ तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, रीना जी हो, मैं आप सबको भी एक साथ इसलिए बधाई देना चाहती हूँ। सरकार भले नहीं बन रही है, लेकिन वो एक आपने जो 400 पार को रोका है ना, मानना पड़ेगा, नो डाउट मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चीजें थी वो बहुत सारे मुद्दों के साथ आई थी। तो आप सब लोगों को बधाई। लेकिन आने वाला समय एक अच्छे विपक्ष के रूप में मैं जहां तक देख पा रही हूं, ये एक चुनौती जैसा होगा कि अब देखिए, कल तक तो ये भी चर्चा थी कि जो सरकार बनेगी कहीं वो आधे कार्यकाल के बाद गड़बड़ भी ना हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम बैठ के आप लोगों की भी हुई हैं, किस तरीके से लेते हैं, और ये जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं सबसे पहले ना आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो देश में पिछले 10 साल से एक अन्याय का, तानाशाही का माहौल चल रहा था ना, उस पर देश ने एक रोक लगाने का जो काम किया है, हमने उसकी जीत का जश्न जरूर मनाया है। और हम आज भी आश्वस्त है कि जो अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ मोदी 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 का बखान करता था, जो ये कहता था कि मैं भगवान हूं, मैं मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, मुझे लगता है मैं भगवान का अवतार हूं, उस घमंड को, उस अहंकार को जिस तरह देश की जनता ने तोड़ा है ना, वोट की चोट देके जो इनके अहंकार पे तमाचा मारा है, उसकी जीत आज पूरा देश मना रहा है, उसकी जीत आज पूरा भारत मना रहा है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अब ये मजबूर है ये बोलने के लिए कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। जिस एनडीए का ये लोग 10 साल से नाम नहीं लेते थे, ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उस भारीपन की हवा निकाल दी है देश ने। इनको बहुमत से दूर रख के उस तानाशाही को रोकना, उस संविधान की रक्षा करना, उस लोकतंत्र को बचाना, ये भारत की जनता ने सीधा बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। विश्व गुरु का जो झूठा डंका बजाया जा रहा था ना, लक्षद्वीप गए वहां हारे, कन्याकुमारी गए वहां हारे, अयोध्या का नाम बदनाम करने की कोशिश करी वहां हारे, संभल में कल्की धाम गए वहां हारे। अरे जहां जहां इन्होंने गंदी राजनीति करने की कोशिश करी, जनता ने इन्हें वही पटकनी दी, और यही एक लोकतंत्र की बहुत जीत है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट की हमारी बात हो रही है, देखिए कांग्रेस के पास और हमारे बाकी जितने भी क्षेत्रीय दलों ने हमारा साथ दिया, हम सबने मजबूती से और एक दूसरे का साथ देके हमने सारे काम किए और हमने ये जीत दर्ज करी। क्या भाजपा के जो ये आज एनडीए दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी जी, मजबूरी में तो आज इन्हें सबके साथ बैठना पड़ा है, वरना ये वही शख्स है जो अपने मंत्रियों की और अपने साथियों के साथ मीटिंग करा करते थे तो एक चेयर पे ऊपर बैठ जाया करते थे और बाकी सब सामने बैठा करते थे। इन्हें तो किसी के साथ बैठना मंजूर नहीं था। और गठबंधन की राजनीति करना कांग्रेस को, सपा को और हमारे जितने गठबंधन के साथी हैं, सबको एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये गठबंधन में एक दूसरे के साथ कैसे चला जाता है। नरेंद्र मोदी को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वास्तविक परीक्षा इनकी अब शुरू होगी। क्या ये टीडीपी जो मुस्लिम आरक्षण की बात करती है अपने आंध्र प्रदेश में, क्या ये उस पर सहमति जताएंगे? आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे? ये सारे प्रश्न अब इन्हें बताए जाएंगे। और अब क्या ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? बड़ा रिमोट कंट्रोल बोलते थे ना ये गठबंधन की सरकारों को, असली परीक्षा नरेंद्र मोदी की अब शुरू होती है। और विपक्ष और समूचा इंडिया गठबंधन इस बात के लिए तैयार बैठा है कि अब हम देखेंगे कि तानाशाही आप कर दिखाओ, मनमानी फैसले अब आप करके दिखाओ। और ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है, मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं। अभी बैठकें हमारी भी होनी है, अभी सरकार बनी नहीं है। कल क्या किस तरीके से करवट ले जाए भारत में राजनीति, वो हम भी देखेंगे, वो आप भी देखेंगे और सारा देश भी देखेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी हैं जो ये सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं बस आपको छोटा से करेक्ट करना चाहूंगा कि नेहरू जी ने जब अपनी सरकारें बनाई थी तब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई थी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी को आज की डेट में बैसाखी की जरूरत पड़ी है। जिस एनडीए को लोग जानते नहीं थे, भूल गए थे,
आज नरेंद्र मोदी को मजबूरी में उस एनडीए की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये अकेला सब पे भारी अब नहीं रहा, ये शेर नहीं रहा, अब एनडीए का ये गीदड़ साबित होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। और वो जो संभावना मुझे लग रही है, वो आपने भी आश्वस्त कर दिया मुझे तो संभावना लग रही थी, आप आश्वस्त कर रहे हैं। अभी शपथ नहीं हुई है, शपथ तक वेट एंड वॉच। अच्छा है, वो रोमांच बना रहे, अच्छा लग रहा है मुझे तो। अभी ऐसी फीलिंग आ रही है इलेक्शन चल रहे हैं, वो इलेक्शन वाला मोड अभी भी कंटिन्यूशन में जारी है जब तक शपथ नहीं हो जाएगी। देखा ना, 1.5 महीने इलेक्शन लंबा कराया जाता है, 7 फेज तक चलाया जाता है। वो इलेक्शन अभी भी चल रहा है, वो काउंटिंग इन्होंने ही देर करी है ना, तो देर करने दीजिए, लाभ देश को मिलेगा, चलिए गठबंधन को मिलेगा। ठीक है, वापस आऊंगी। मीसम जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ मीसम जी, मुझे लगता है क्या कहेंगे आप भी, मतलब वेट एंड वॉच वाला एक बात कहेंगे यहाँ पर, या वाकई में एक जो सरकार बनने जा रही है या जो बनने के लिए तमाम प्रोसेस हो रही हैं उसके लिए एक मजबूत, मुझे लगता है अच्छा विपक्ष भी सामने है, लेकिन उस विपक्ष को अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाना होगा। आप तो करेंगे, उनकी जो अग्नि परीक्षा होनी है, जो तमाम चीजें होनी है, वो तो आएंगी ही। वो तो सबको पता है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के बिना डिस्कशन किए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ भी इधर उधर हुआ किसी भी डिस्कशंस पे तो सब कुछ कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा। वो राजनीति के ऐसे धुरंधर हैं, और नीतीश जी के लिए तो आरजेडी वैसे भी अभी भी श्योर है, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ पीछे वाले दरवाजे से कुछ हो जाए। खैर, भले ही मना किया हो, अभी हम तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक सारी चीजें सामने नहीं आती, लेकिन मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि 2 लड़के जो बेदम होंगे, वो 2 लड़कों का दम तो दिखाए। देखिए राखी जी, राजनीति में और खासकर हमारी भारतीय राजनीति में किसी भी चीज का अनुमान लगाना हो या उसकी भविष्यवाणी करना कठिन होगा। किसी चीज को स्थायी नहीं कह सकते हैं। हालांकि ठीक है, बहुमत में हम नहीं आ पाए इन्हीं कारणों से, मगर ये बात तो ये मानना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र की जीत है, और ये जो हमारे डेमोक्रेटिक है भारत के अंदर, तो हमारे भारत देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक मानने वाले लोग हैं, उनका ये इस तरह का पूल है कि जो उन्होंने हमें वोट के माध्यम से दिया। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, हमारे दोस्त यहाँ पर शमसी भाई बैठे हैं, काफी दिन बाद सामना हुआ इनसे मेरा, कि कुछ होने की जरूरत इसलिए भी आपके नेताओं को ज्यादा नहीं है आपको, कि आपको ये लगाम डाली गई है कि सही चलिए, कायदे में रहिए, अहंकार की नीति छोड़ दीजिए, धर्म, जात पात, मजहब, इन सब की बातों को छोड़ करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और देश के लोगों को, सारे संप्रदाय को, समाज को, जातियों को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, ये अब आपको हमसे सीखना होगा। क्योंकि हमको उन्होंने लगाम दी है, राजा आपको बनाया है, लगाम हमको दी है, या यूं कहिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो हुई है, आपको बनाया तो गया है, BMW हयाते आपको बनाया गया है, बट उसके जो ड्राइवर हैं वो एक विपक्ष है। गाड़ी कैसे चलेगी ये अब हमें बना। आपकी गाड़ी बेलगाम दौड़ रही थी ना, कि इधर ठोक रही है, उधर ठोक रही है, चलते घोड़े पे चाबुक मारे दे रही है, रातों रात फैसले हो रहे हैं, सोते में ख्वाब, और यहां तक आप पहुंच गए। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप यहां तक पहुंच गए कि आपने अब अपनी मां को भी नकार दिया। ये तो कहिए लेट से नकारा, मुझे लगता है 4-5वें चरण में आपने अपनी मां को नकारा। अगर कहीं शुरू में नकार दिया होता तो हमको लग रहा है कि एकदम सुपड़ा साफ कर देती जनता। थोड़ा समझने में ब्रेक लगाते लगाते, यानी बिल्कुल आप समझ लीजिए बॉर्डर लाइन पर आपकी गाड़ी चीफ बल के रोकी, ब्रेक लगाते लगाते जनता ने कहा तो बेलगाम घोड़ा भागा चला जा रहा है, भाई इसके लगाम डालो। क्योंकि उन्होंने कहा आप में कुछ, अगर ये जो बात सच है राखी जी, देखिए मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये वाकई 400 पार हो जाते तो ये कहते मैं भगवान हूं। जैसे बहुत पहले एक राक्षस हुआ करता था, हमारे यहाँ भी है, कई इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में भी उसका जिक्र किया गया है, उसका नाम था फिरौन। वो एक दिन इतनी ताकत में डूब गया कि वो कहने लगा मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही भगवान हूं। ये मूसा के टाइम का वाकया जिन्हें हम हजरत मूसा कहते हैं।
तो उसने कहा मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। तो वो अहंकार धीरे धीरे इनमें पनप रहा था। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि अयोध्या जी, रामनगर, जहां पर भगवान विराजमान है, उन्होंने भी कतई पसंद नहीं किया कि इनके कदम हमारे यहाँ पड़े, और ये बता दिया राइट रहिए बिल्कुल एकदम। और मैं वो भगवान हूं, मैं वो राम हूं कि जिसने सबरी के भी छूटे वेद खाए हैं। ठीक है। तो आपको चलना उसी तरह से है जिस तरह से डेमोक्रेटिक लोग और जिस तरह से लोकतंत्र देश का और देश का संविधान चलेगा। क्योंकि आपको एक बात मैं और राखी जी कहने जा रहा हूं, कुशाक जी, 292 का आंकड़ा कम नहीं होता एनडीए का। 240 को सीटें मिली, इन्हें तो उसी वक्त के फोड़ने चाहिए थे। मगर आप देखिए, लग रहा इंडिया जीत गया, एनडीए हार गया। आप देखिए, आप हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, हम हार के भी जीत गए और ये जीत के भी गए, हार ले गए, ये डर गए, ये टहल गए। मतलब यूं समझ लीजिए कि कोई आदमी हो जो मर जाए, उसको मौत से डर नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सामने साक्षात यमराज को देख ले, मौत को, और बच जाए, उससे डरा डरा आदमी आपको धरती पर नहीं मिलेगा। हम तो शहादत करने निकले थे, हम तो जितना भाई दो ही बातें होती हैं चुनाव में, या हम सीखेंगे या हम हारेंगे। तो हम हार के भी सीख रहे हैं, हमने सीखा। ये डर रहे हैं, ये जीत के डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब की बार 500 साल तक हमको वापस नहीं आना है, अगर जनता की नहीं सुनना। ठीक है, चलिए मीसम जी वापस आऊंगी। कुशाग्र जी, 1 मिनट, सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। एहतेशाम जी, मतलब ठीक है, चलिए, बंगाल तो बहुत अच्छी वोटिंग में भी गया था और बंगाल से सीटें भी ममता जी को जो करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे देखा सीटें कम। ये बात सच है, मैं बहुत सारी चर्चाओं में मुझसे सभी ने कहा था बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ेंगी। वो दिख गया कि आखिरकार क्या हो। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूंगी एनडीए वर्सेस, क्योंकि इंडिया ब्लॉक था, मैं पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगी। जो भी सामने आया, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आपको लगती है इन क्षेत्रीय दलों की रही? क्योंकि सब कॉमन है सर, और जब से ये आए हैं तब से आप देखिए, कांग्रेस को तो हम कहीं देखते नहीं थे। कांग्रेस को हमने उत्तर प्रदेश में कितने टाइम से सिमटा हुआ देखा, वहां से भी सीटें निकाल कर गए। तो मुझे लगता है ये जनता जनार्दन ने जो एक जनादेश दिया, ये बहुत हटके था, ना इधर एक तरफ ना उधर एक तरफ। बहुत अच्छे सवालात राखी जी। सबसे पहले आपको बधाई, और हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे तमाम पार्टी के सभी को बधाई। हम तमाम लोगों की ओर से, खासकर समझ लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, जो आज 140 करोड़ का देश, हमारा देश बहुत महान देश, जिसमें 100 करोड़ मतदाताओं ने हम लोगों को समझ लिए कि पूरे देश की इज्जत, देश की गरिमा, देश की लोकतंत्र, देश का संविधान जो खतरे में था उसको बचाया है। उसके लिए मैं आपके चैनल से तमाम दर्शकों को और तमाम लोगों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। मैं आपकी सोच को, मैं आपकी भावना को, मैं आपने जो इतनी बड़ी कारनामे की उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं। अब रहा, देखिए, हमारे जो अब की बार 400 के पार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनके अंदर में अहंकार, इस तरह से उनके अंदर में, मतलब लोगों के अंदर चेंजिंग आ गया था कि वो जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उनको मालूम नहीं है कि हम यहाँ राजतंत्र कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता के द्वारा मैंडेट देने के बाद में तब कहीं पे वो समझ लिए चुना जाता है। लेकिन मैं यहाँ की जनता को मैं बहुत ही मतलब सम्मान करता हूं कि उन्होंने जो भारत की जो परिस्थिति थी, समझ लिए पिछले 10 साल से बदहाल थी, 10 साल से पूरे देश के लोग, कारोबारी से लेकर करके समझ लिए जितने भी नौकरी करने वाले हैं, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, सभी लोगों ने, खासकर हमारे औरतें, माँ बहनें, जो समझ लिए कि इतनी परेशान थी, तो वो समझ लिए कि इतनी बड़ी इज्जत रखी है। मैं उसके लिए मैं तमाम लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। से इनकी जुमलेबाजी थी कि 2014 में इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, उसके बाद 2019 में बहुत लंबी बात कही थी कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और 70 का दाम जो है पेट्रोल उसको आधा कर दूंगा, 50 का पेट्रोल कर दूंगा, वगैरह वगैरह तमाम जो जुमलेबाजी की बात थी। तो मैं जनता, जो इन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से समझ लिए, उनको जो जिस तरह से हमारे अभी मित्र एक बोल रहे थे कि वाकई में कि वो जो जिस हिसाब से एनडीए का नाम कल से लेना स्टार्ट किए हैं, पिछले पूरे 10 साल का कार्यकाल में एनडीए नाम का उन्होंने समझ लिए शब्द को बंद कर मिटा के रखा था। तो कल से वो एनडीए, आज देखिए, आज उसी बैसाखी के सहारे, आज 2 बैसाखी, ये जो सरकार जो बनेगी 8 तारीख को अगर बनेगी भी, तो ये 2 बैसाखी के सहारे है
जो एक तरफ में चंद्रबाबू नायडू है और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, जो कभी भी समझ लिए आज वो अपनी सोच, अपनी जो भी वो काम नहीं कर सकेंगे। तो जनता यहाँ जो है हमारे लिए जो जिस हिसाब से जो मैंडेट दिया है, जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है। और मोदी जी की जो बड़ी बड़ी बातें थी, मोदी जी की जो बड़ी बड़ी बातें थी, मोदी जी समझ लिए कि ये चारों खाने चित हो गए। 4 जून एक ऐतिहासिक दिन रहा, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि आपकी बात 400 के बाद एहतेशाम जी, जनता ने दिखा दिया। एक सेकंड आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने भी धीरे धीरे अपनी बातों से जाहिर कर दिया यदि सरकार बनेगी भी तो, मतलब ठीक है, अभी तो 5 तारीख है, 6, 7, 8 मतलब 3 दिन और हैं। आप लोग, लग रहा है मुझे 2-3 दिन में कुछ पूरी जोड़ तोड़ वाली चीजें होंगी, क्योंकि बोल ही रहे हैं, आश्वस्त खुद ही कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ डाउट था, लेकिन आप लोग क्लियरिटी दे रहे हैं। एहतेशाम जी, मैं दूसरे राउंड में, क्योंकि ये शुरू हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से आपके पास आऊं। और बाकी सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय थोड़ा सा होता है, कई सारे पैनलिस्ट हैं आज हमारे साथ, तो जल्दी जल्दी अपनी बात रखिएगा ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाएं। रीना जी, मुझे लगता है दिल्ली को नहीं फोकस कर रही, मैं अभी साइड में रखती हूं। ओवरऑल जो एक वोटिंग परसेंटेज आया, कांग्रेस का बढ़ा है, बीजेपी का गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है जिन क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है, वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। आगे भी इन्हीं के ऊपर अब बात है कि कितना बना देंगे और कितना बिगाड़ देंगे। बिल्कुल सही है राखी जी, जैसा कि मोदी जी ने संसद से बोला था कि 400 पार, देश की जनता को वहीं पे उनका घमंड समझ में आ गया था। उसके बाद उन्होंने जगन्नाथ भगवान मेरे भक्त हैं, मैं भगवान लाया हूँ, मैं राम जी को लाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो की वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मंगलसूत्र गिरवी रख जाएगा, मतलब मंगलसूत्र इतना पवित्र चीज़ जब मोदी जी के मुख से ये निकला तो आधी जनता तो वहीं पे ही इनसे तुरंत कट गई। इसीलिए इनके रिजल्ट पे इतना एकदम अंतर पड़ा कि आपने देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक को आप ले आए हैं। एक हद कर दी बिल्कुल चुनाव लड़ने की। आपने जो प्रक्रिया थी, आपकी विचारधारा थी, भाषा थी, पहले से 10 साल से देख रहे हैं बराबर निरंतर गिरती जा रहा है स्तर। राजनीति में पहले राजनीति में विपक्ष का एक मान सम्मान होता था, एक सदन का सम्मान होता था। धीरे धीरे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, सदन का सम्मान खत्म होता चला गया। तू तड़ाक, अपमान, बेइज्जती, ये करना विपक्ष को जितना हो सके उसे उतना नीचे स्तर तक, मतलब 7 पीढ़ियों को याद दिला देंगे, ये तक बात कह देना। एक प्रधानमंत्री हैं आप, देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, देश की जनता ने, और आपने सारी मर्यादाएं पार कर दी। तो जनता ने भी इस बार सारी मर्यादाओं को तोड़कर मोदी जी को सबक दिया है। देखिए, जहां ये कह रहे थे कि मैं बनारस में काशी भगवान मुझे जो है वो जीत हासिल कराएंगे, मैं बम्पर जीत जीतूंगा, 4 लाख से, 5 लाख से, 8 लाख से नीचे की बात नहीं कर रहे थे। वहाँ सिर्फ 1.5 लाख से जीत हुई है इनकी। आखिरी चरण तक इनको पसीना आ गया था, ये वाली हालत थी। तो देश की जनता बहुत समझदार है, उसने दिखाया है। और आज जो ये क्षेत्रीय दल हैं, जनता ने ये भी बता दिया कि इनकी भी अहमियत है देश में, क्योंकि ये उनके अधिकारों के लिए, उनके क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको नगण्य ना समझा जाए, उनको भी उतनी ही राजनीतिक उसमें दर्जे में वो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए जितना कि एक राष्ट्रीय पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि उनके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम। अब जहाँ तक बात है मोदी जी की सरकार बनाने का, तो आप जैसा बोल रहे हैं, नीतीश जी और नायडू जी 2 उनके बैसाखी हैं। दोनों बैसाखी ऐसे नहीं, कुछ तो मांगे रखेंगे ना। जैसे भाई नीतीश जी ने रख दिया, स्पीकर उनका होना चाहिए, डिप्टी पीएम उनका होना चाहिए, स्पेशल राज का दर्जा होना चाहिए और राज्य मंत्री उनका होना चाहिए। ये एक मांग आई है। नायडू जी की बात आई है कि कैबिनेट मंत्री उनका हो, स्पेशल राज का दर्जा उनको भी चाहिए, डिप्टी पीएम चाहिए, राज्य मंत्री चाहिए। मतलब ये फरमाइशें आ गई हैं, ये मांगे। अब मोदी जी का व्यक्तित्व हम सब ने देख लिया 10 साल में, कहीं भी समझौता करना नहीं उनको आता। मैं अहम ब्रह्मो अस्मि, उस पर वो 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है। अब जहां अहम ब्रह्मो अस्मि हो और वहां नाक में नकेल डाल दी जाए तो वो व्यक्ति कैसे करेगा। अब उनकी नाक में नकेल किसने डाली है? नायडू जी ने और नीतीश जी ने। नीतीश जी का हम लोग सब देखते आ रहे हैं पिछले कितने चक्रों से कि उनको कभी भी वो जो है, जहां उनको लगता है कि मेरे को जैसा मुझे चाहिए, अगर मेरा स्टेट मुझे वैसे चलाने को नहीं मिल रहा,
वो दल बदलू हो जाते हैं। वो तुरंत जो है नीतीश जी जो है छोड़ के इधर से उधर बीजेपी को इधर से उधर। बिहार में हम लोगों ने देख लिया, हर बार सीएम जरूर वही बने रहे मगर बीजेपी को झटका वो बराबर देते रहे। तो अब जो है एक्सीलेटर ये दौड़ाएंगे और नीतीश जी बार बार उसमें ब्रेक लगाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कभी ये बहुत तेज चले और नीतीश जी एकदम जोर से ब्रेक लगा दे, तो क्या होता है, गाड़ी पलट के गिरती है। वही हालत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक, इस एनडीए सरकार की, जिसमें इन्होंने अपने सारे घटक दलों को मान सम्मान नहीं दिया। आज तक 10 साल में उनका कभी सहयोग, उनको कभी मान सम्मान कभी भी नहीं दिया गया। लेकिन ये जो घटक दल हैं, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। इस बार 24 में यदि आ गए हैं तो आने वाले समय में भी नाम इनका चलता रहेगा, क्योंकि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत अंतर है, जनता सब समझ रही है। कुशाग्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा प्लीज। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा। जिन नीतीश कुमार जी के ऊपर ये एनडीए इस टाइम टिका हुआ है ना पूरा, आपको याद होगा 2012 आई गेस जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के लिए चुनाव किया गया था भाजपा की तरफ से, तब ये नीतीश कुमार जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने का चुनाव, जो इनका कैंडिडेचर था, वो उसका विरोध किया था। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के बीच में कभी कोई तालमेल बैठा नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू जी ने भी 2019 में ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी इज डैमेजिंग द इंस्टीट्यूशंस, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो अब हमें ये देखना जरूरी होगा कि ये साथ चले। पहले तो चलना बहुत मुश्किल है, बनना ही बहुत मुश्किल है, और अगर ये बनता है तो कहां तक ये चीज चल पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही का हम सबने एक स्वरूप देखा है इन 10 सालों में कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। ठीक है कुशाग्र जी, ये बात हमें पता भी है, ये बात हमें पता भी है, और इस बात का हमने जिक्र अपनी रिपोर्ट में आज किया भी है कि वो दोनों दिग्गज जो हैं, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, इनके साथ कभी भी कहीं पे भी ये मुसीबतें खड़ी कर देंगे उनके लिए, क्योंकि उनकी नहीं बनती है। आज बहुत अच्छे हैं, साथ हैं, वो बीच में कहां दिक्कत कर देंगे किसी को पता नहीं है। ये बिल्कुल वाकिफ है इन तमाम चीजों से, मुझे लगता है वो खुद भी वाकिफ होंगे। खैर अरविंद खोखर जी, जिस तरीके से परिणाम आए, कई चर्चाओं में आप भी हमारे साथ थे और ऐसा लग रहा था कि सब एक तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा। ये चर्चाओं में आमतौर पर बात आती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। आगे वाला सिनेरियो किस तरह से देख रहे हैं, और क्षेत्रीय दल जिनको मुख्य चर्चा में आज हमने शामिल किया है, जिनकी वजह से देखिए कि वो 14 का नजारा, मुझे लगता है 19 का नजारा, और आज 24 के नजारे में मुझे लगता है उनको उस वक्त कोई नहीं पूछ रहा था। आज देखिए उनकी कितनी ज्यादा पूछ परख है। चुनाव परिणाम आए हैं, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए आगे खोलने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो बड़ा घाटा बीजेपी को हुआ है उसका कारण है, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना एक वोट बेस पूरे देश भर में जहां जहां उसकी मौजूदगी वहां तैयार हो चुका है, चाहे हिंदुत्व के नाम पे हो चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे हो। 18-20-22% के बीच में उसका वोट वेरी करता है, लेकिन उसके बाद के जो वोट का जो परसेंटेज है वो जहां कम होता है या जहां मिलता है उसका रीजन अलग होता है। देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी निसंदेह बेहद ईमानदार, बेहद कर्मठ और बेहद मेहनती आदमी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस हद तक हावी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिसका भी एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में काम पड़ जाता है, वहां उसके साथ जो व्यवहार होता है वो उसको फिर भारत सरकार से नाराजगी होती है। देखिए मैं आपको 3 उदाहरण आपको मैं देता हूँ, दूर दराज की मैं बात नहीं करूंगा, एक गाजियाबाद की बात करूंगा जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री जी लगातार आते रहते हैं। वहां पे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री आए थे, उसमें 1 पूर्व सांसद बीजेपी का, 3 पूर्व विधायक और 7 बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई डीएम से, तो डीएम साहब ने कहा कि हमने आपको चाय तो पिला दी है, ये सम्मान बहुत है। तो इसमें नेताओं ने इतना नाराजगी हुई, उन्होंने डीएम को बाकायदा पत्र लिख के चाय के 700 रुपए वापस किए। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के बड़े नेताओं का ये हाल होगा। और अयोध्या की मैं आपको बात बताऊं, अयोध्या में एक बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे अमित मौर्य, वो उनकी जमीन पे कब्जे को लेकर के थाने में गए, वहां पे दरोगा ने उनको इतना हड़काया, इतनी बेइज्जती की, ये पता चलने के बाद कि बीजेपी से जुड़े, उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए ब्यूरोक्रेसी को आप इस हद तक अगर हावी कर देंगे और उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो जनता के निश्चित रूप से जनता का रोष निकलेगा। देखिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि ये शेर की सवारी है, या तो इस पे आप सवार हो जाओ, नहीं तो आप पे सवार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी मेहनत है, योगी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार ईमानदार आदमी से पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के शासन चला रहे हैं, लेकिन अधिकारी मैनेज करने में लगे रहते हैं, उनको लगातार उनको बताते रहते हैं। प्राधिकरण है जितने उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कि जो नेता, जो अधिकारी वहां बैठते हैं, पीछे जो है भगवा चद्दर डालते हैं, कुर्सी पे योगी मोदी जी की फोटो लगाते हैं और जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे राजा हों वो।
पर्ची बन के अंदर जाना पड़ता है। ये आज तक कभी भी नहीं देखा गया था कि जनता को अपने अधिकारियों से मिलने के लिए पर्ची बनवानी पड़े, लाइन में लगना पड़े, उसके बाद उनका जो व्यवहार हो उससे कोई सुनवाई ना हो। उत्तर प्रदेश के जो जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाता है। और ये मुख्यमंत्री जी को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में ये कोर्स करेक्शन बीजेपी ने नहीं किया, जनता के साथ उनकी जनता के दुख दर्द को नहीं सुना, उनके साथ नहीं हुआ, तो परिणाम फिर बिल्कुल ऐसे ही होंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, ये गठबंधन की जीत नहीं है, ये बीजेपी की हार है। बीजेपी इस सरकार में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उसके बाद की अधिकारियों ने अगर ये हाल क्यों कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश का कि आप कहीं भी चले जाइए कोई काम नहीं होता है, और ये अगर ये पता चल जाए बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो एक सिपाही तो उनको अड़का देता है। देखिए आपको कुछ दिन पहले दो घटनाएं मैंने आपको बताई, एक घटना और बताता हूँ। बागपत का बीजेपी का जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी, वहां जाना चाहते थे, एक सिपाही ने उनकी वीडियो बना करके उनको इतनी बेइज्जती करी उनकी इतने जिलाधिकारी की। क्या संभव है कि अखिलेश यादव की सरकार में किसी जिलाधिकारी की, किसी पूर्व सांसद की ऐसी बेइज्जती हो जाएगी? देखो कार्यकर्ता को तो आपको साथ रखना पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ जो है ना वोट लोगों ने क्यों दिया था कि बीजेपी तुष्टिकरण के खिलाफ बात करती थी। बीजेपी के राज में दिखने वाला तुष्टिकरण तो बंद हो गया कि अब थाने में जो है दाढ़ी टोपी की नहीं चलती है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में तुष्टिकरण चुभने वाला स्टार्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़ा निकाल के देखें या पूरे देश का आंकड़ा निकाल करके देखें, आयुष्मान कार्ड किनके बन रहे हैं, ठीक है, आवास किनको मिल रहे हैं, ये आप देखिए, ये छोटी चीज नहीं है। जनता देखती है, सब कुछ जनता ही वोटर है। आप तुष्टिकरण, दिखने वाला तुष्टिकरण बंद कर देंगे, चुभने वाला तुष्टिकरण चलाएंगे, और उसके बाद जो सबका साथ सबका विकास के नाम पे चाहेंगे जनता आपके साथ खड़ी रहे, तो जनता खड़ी नहीं रहेगी। और यही परिणाम ये दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं कि जनता को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, अधिकारियों पर लगाम कसनी ही पड़ेगी। अगर अधिकारियों पर लगाम उत्तर प्रदेश के नहीं कसी गई तो परिणाम अगली बार भी यही होंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, बीजेपी को जो झटका लगा है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों पर अटका, और निश्चित तौर पर ये हुआ क्योंकि वो क्षेत्रीय दल इतनी मजबूती के साथ नजर आए हैं इस इलेक्शन में कि आज ये सवाल भी जायज हो गया है कि यदि इस वक्त ये फैक्टर यदि क्षेत्रीय दलों का नहीं होता तो क्या इस वक्त पे 24 पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होती? देखिए राकेश जी, क्षेत्रीय दलों का जो जिस तरह से हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंडेट 2014 में मिला, 2019 में मिला, और जिस तरह का बड़ा मैंडेट था और जिसमें क्लियर कट मेजॉरिटी उनकी थी, तो अन्य दलों की उतनी स्थिति नहीं थी कि जिसको बहुत ज़्यादा बीजेपी भाव देती रही हो। हमें लगता है कि इस चुनाव ने एक चीज़ तो बड़ा क्लियर किया है कि बिना क्षेत्रीय दलों के अगर आप नहीं चल सकते हैं, और एनडीए की सरकार, देखिए प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से शपथ लेने वाले हैं, ये बात तय है। आज क्षेत्रीय दलों ने समर्थन भी व्यक्त कर दिया, हो सकता है राष्ट्रपति भवन में लेटर भी चला गया हो, हमको लगता है फ्लोर टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उनके क्या क्या कंडीशन है ये देखना होगा कि किस कास्ट पर जो है प्रधानमंत्री जी उनके साथ क्या समझौता करेंगे और उनकी डिमांड कितनी है। देखिए नीतीश कुमार को भी आपने देखा होगा, जब ये गठबंधन की सरकार में दिल्ली में थे तो उन्होंने पूरे दबंगई से जो है उन्होंने मांग लिया था क्या, रेलवे डिपार्टमेंट। अब आप देखिए ऐसे ऐसे तो मोल भाव होते हैं तो गठबंधन की सरकारों में। मुझे लगता है कि पहली बार दो टर्म में जिस तरह से गठबंधन की सरकार न होकर के एक पार्टी विशेष की सरकार चल रही थी, अपने दम पे चल रही थी और सारे फैसले ले रही थी। हमें लगता है कि इस सरकार में फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन दो राज्यों को, जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू जो पहले भी संयोजक रहे हैं और एनडीए की सरकार में रहे हैं, इसके बाद यूपीओ का भी समर्थन किए हैं। बीच में आपने देखा होगा कि जिस तरह से रैलियों में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इसके पहले वाले टर्म में उनके ऊपर आक्रामक थे, वो भी देखेंगे, बहुत सारे बयान भी थे। यहाँ तक कि कहा गया कि उनके अपने ससुर के जो है फादर इन लॉ के पीठ में छुरा भोंक दिए। तो इस तरह के बयान आते रहे, लेकिन क्या कि राजनीति में इन सब बयानों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ही आदमी विपक्ष में होता है तो वार पलटवार होते रहता है। तो ये सब बातें नहीं हैं। हमें लगता है कि 2-3 मुद्दे खास हैं राखी जी। पहला, विशेष राज्य का दर्जा दोनों राज्यों को की डिमांड है, पहली डिमांड है। दूसरा क्या है कि जो कॉमन सिविल कोड है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो बड़े बड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी डिक्लेयर किया कि आने वाले 6-7 महीने में एक जो बड़ा परिवर्तन होगा, और निश्चित रूप से हो सकता है सारे फैसले राष्ट्र हित में हों, हम ये नहीं कहते, लेकिन ऐसे फैसले एनआरसी और इसके अलावा जो है CAA, इन तमाम चीज़ों पर भी बहुत सारी बातें अटकेंगी। और ये दोनों नेता एक तरह से मान लीजिए कि सेकुलर जो मिजाज के हैं और उस पैटर्न पर अपनी राजनीति करते हैं। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो क्लियर मैंडेट नहीं आए, 240 तक अटक गए, तो ये एक सबसे बड़ा
जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को समन्वय बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सरकार बनने के बाद आपका जो पिछला एजेंडा है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये भी देखना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये सशक्त विपक्ष आपके सामने है। पहले जैसी स्थिति नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और लोग जो है देखते रह जाएंगे। निश्चित रूप से उनके विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक जनता के मैंडेट का सवाल है, निश्चित रूप से इस बार जनता ने जो मैंडेट दिया है, हमें लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती है कि आप ज़्यादा अभिमान मत करिए, अहंकार मत करिए, नहीं तो जनता कभी भी आपको रास्ता दिखा देगी। और शायद ये जो है हिंदुस्तान जैसे देश का एक जो सशक्त लोकतंत्र है, जो देश को एक तरह से हमारी जो है खूबसूरती भी है कि दुनिया के लोग हमारी तरफ निगाह देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये सरकार बनेगी, चल भी सकती है, चलेगी भी। ऐसा नहीं कि एनडीए ने सरकार नहीं 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया, ये 5 साल हो सकता है मोदी जी भी कहीं थोड़ा सा लचीलापन आए तो चलाएं, तो 5 साल चल भी सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये सरकार एक जो अभी खोखर जी बोल भी रहे थे कि क्या स्थिति है अधिकारियों की तमाम, तो ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार नहीं होगी, बल्कि जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, मैं अभी सवाल नहीं लेती हूँ, पहले आप लोग अपनी बात रख लीजिए क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन शमसी जी, आपसे एक सवाल मैं लूंगी, बस 2 मिनट सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए। बहुत देर से रीना जी भी कुछ कहना चाह रही है, कुशाग्र जी भी कहना चाह रहे हैं। कुशाग्र जी 1 मिनट, रीना जी पहले आप अपनी बात रखिए। देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया पिछली बार के कार्यकाल में, सभी विपक्ष के नेताओं को या तो सदन से बाहर निकाल दिया या जेल में डाल दिया है। तो इस चीज़ पर भी लगाम जनता ने इनके ऊपर लगाई है। और अब ये तानाशाही वो नहीं कर पाएंगे कि जैसा सदन से बाहर निकालना, क्योंकि विपक्ष सशक्त है और विपक्ष इतनी ताकत रखता है कि अगर इनकी सरकार गिरती है तो सरकार बना के बहुत अच्छे से देशवासियों के लिए सेवाएं दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। आजाद शमसी जी, एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। अब जो हो गया, जैसा हो गया, अब तो वो सब एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की बिना सलाह मशवरा के कोई चीज़ तो होनी नहीं है, वो तो आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये जो पूरी सीट्स लेकर आए हैं, मुझे लगता है ये आंकड़ा भी कोई भी डिसीजन आने वाले समय में किसी भी कानून या बिल को लेकर होता है, मुझे लगता है अब तो मौका देंगे बात करने का, और देना भी पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो समय हम देखेंगे कि सब एक लाइन से बाहर हो गए सदन से। राखी जी, बड़ी हंसने वाली बात है कि हमारे सारे काबिल हैं, सारे पढ़े लिखे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से लोगों का रिश्ता है, प्रवक्ता काफी समय से बोल रहे हैं, लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानों जैसी बात है। एक साहब कह रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, एक साहब कह रहे थे कि वो नहीं हो पाएगा। अरे नीतीश थे तो इन्होंने गठबंधन भी किया था, शुरू में तो यही कह रहे थे कि नीतीश हमारे साथ है, नीतीश हमारे साथ है, चंद्रबाबू हमारे साथ है। और विपक्ष ने तो यहाँ तक किया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही जहां से दिल्ली जा रहे थे, तो ये उड़ा दी अफवाह कि ये दोनों जो है जा रहे हैं वहाँ राहुल गांधी से मिलने। लेकिन हुआ वही कि जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति, जिसके अंदर देशभक्ति है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, मैं बहुत दावेदारी से कह रहा हूँ। और सीटें जरूर हमारी कम आई है, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कांग्रेस को तो कम से कम शर्मानी चाहिए। इतनी पुरानी पार्टी, और उसी एक राहुल के सहारे, उसी एक पप्पू के सहारे, फिर से वही पप्पू कहना पड़ रहा है सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि उनकी करनी और करनी में इस तरीके से फर्क है। जनता ने भले उनकी कुछ सीटें बढ़ा दी हो, लेकिन ये भी तो देखें कि हमारी 30 सीटें, हमारी 30 से 40 सीटें अगर कम हुई है तो उस पर विपक्ष इतना खुश है कि पूछिए नहीं। लेकिन उनकी जो है सत्ता चली गई है। शमशी जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहते थे बौखलाहट है, यहाँ तो आपकी दिख रही है, मतलब क्यों? आपको सबक सिखाया है और आप फिर अभद्र हो गए, फिर अभद्र हो गए, फिर अभद्रता में उतर आए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप जनता आपको बिल्कुल उखाड़ फेंकेगी। चलिए, मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं व्यक्तिगत तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल हैं, आप लोगों का बोलना अलग है। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी, आजाद शमसी जी, मैं बस क्योंकि आपको पता है मैं बहुत क्लियर पॉइंट लेके चलती हूँ। जो व्यक्ति पिछली बार हार गया था, इस बार 2-2 सीट से चुनाव जीत कर आया, उसे कम से कम पप्पू तो मत बोलिए प्लीज। मेरा पर्सनल ये वो है कि मत नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि अभी पीएम मोदी को कोई यदि कह दे उनका घमंड कम हो गया और वो ऐसे, तो अच्छा नहीं लगेगा। जो आदमी, जो मोदी 2 बार देश का प्रधानमंत्री रह चुका है,
उसको आप जो चाहे तो कह लें। नहीं तो ये लोग तो कह रहे हैं कि अहंकार, उनको पर्टिकुलर कोई गलत वर्ड नहीं बोल रहे हैं वो। पर्टिकुलर बोला गया भाई, पर्टिकुलर उनके ऊपर आप ही कभी देखिए हाँ बोलिए कुशाग्र जी बोलिए। माँ के बारे में कहा, इनके बारे में कहा, नहीं वो माँ उनके संगठन आरएसएस की बात हो रही थी, मीसम जी ने आरएसएस को बोला, माँ वो वाली माँ नहीं, प्लीज जो मैं समझी। नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नेताओं के साथ करी है ना, जो भाजपा की नेताओं की बदौलत नरेंद्र मोदी ने करी है, पता नहीं किस वजह से ताली उस बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, देश की जनता ने मारा है ना, देश ने दिखाया भी है देश ने है कौन, और यही इनकी बदतमीजी और इनकी अहंकारियत को जो इन्होंने तमाचा मारा है, ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी भाजपा 5 साल बाद। और ये राहुल गांधी की आंधी ही रहेगी जो अभी कमर थोड़ा कम उतरा है, 2029 में कमर का सूखड़ा साफ करेगा। सर मुझे लग रहा है इतना अग्रेसिव ना हो प्लीज, अभी फोकस करिए कि किसको कहाँ तोड़फोड़ करनी है, किसको कहाँ शपथ की तैयारी करनी, प्लीज उस पे बात कर लीजिए। हम तो क्षेत्रीय दलों पर बैठे थे, वो कितने अहम आज हैं, तक भारतीय जनता पार्टी ने बनी सरकारें गिराई हैं राखी जी। आज तक भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने बनी हुई सरकारों को गिराया है, खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई है। अब की इस बार शमसी जी भारतीय जनता पार्टी में ये होते हुए खुद ठीक है। चलिए एक मिनट मैं सभी को रोकूंगी क्योंकि एहतेशाम जी पूरी बात नहीं रख पाए थे, समय की सीमा है। एहतेशाम जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। कुशाग्र जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट देखिए बाकी मेहमान नहीं बोल रहे, मैंने सबको समय दिया है सर प्लीज। अभी तो शुरुआत की थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, बाकी और लोगों ने भी इंटरप्ट कर दिया, हमारी बात तो प्लीज कुशाग्र जी, आजाद शमसी जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 मेहमान आ रहे हैं उनको प्लीज बोल लेने दीजिए क्योंकि मैं कोई सवाल नहीं ले रही हूँ, मैंने समय दिया आप लोगों को। एहतेशाम जी जी एहतेशाम जी मेरी आवाज पहुंच रही है, हाँ अपनी बात रखिए सर प्लीज। राखी जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। राखी जी मैं बोलूं? बोलिए सर बोलिए। सबसे पहले आज मैं आपको आज सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि पहला शर्त चंद्रबाबू नायडू जी ने रख दिया है कि हमारे जो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जो पहले थे 10 साल का कार्यकाल में, तो सबसे पहला शर्त रखे हैं कि ये जो उनको होम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आज ही आया है। नंबर 1 देखिए, ये हमारे सरकार अब कोई भी चीज फैसला जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी आसानी और क्या चंद्रबाबू नायडू जी जो जिसके लिए जेल गए थे, जो अंदर थे, जिनकी वजह करके बात नहीं रखेंगे, वो से मोदी जी को बक देंगे, वो साथ लेना करके ही उन नौकाओं में फूटा करेंगे, ये करेंगे। तो ये समझ लिए कि ये जो इस तरह का जो अभी हाल है जो मोदी जी की होगी, मोदी जी अकेले जो इस तरह से बड़ी बात ठीक है क्या मुझे लेने वाले हैं करेंगे, उनको कोई फैसला अगर लेना होगा तो दो जो ये है जो 2 बैसाखी है हमारे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से ले ही के करना होगा। इसलिए उनकी अब बात नहीं चलेगी, मन की बात नहीं चलेगी, उनके जो भी बात चलेगी अब मशवरे से बात चलेगी। मन की बात की सिस्टम को खत्म कर दिया हमारी जनता ने। मुझे तो एक ऐसा लगता है कि आज ये वो गठबंधन और विपक्ष है जो बैसाखी के सहारे एक ऐसी सरकार को कह रहा है जो वाकई एक बहुत लीड करके आई है पिछली बार। और मुझे फिर वो मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं कर गई इस वर्ड पे क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश का सिनेरियो भी देखा था 18 में, उनको भी लूली लंगड़ी सरकार बोलते थे और उसके बाद बहुत बड़ा खेला हो गया था यहाँ। तो मुझे लगता है ठीक है ये आप लोगों का राजनीतिक व्यवहार हो सकता है, एक दूसरे को बैसाखी पे टिकाना, लूला लंगड़ा बोलना, मेरे तो डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड, मैं नहीं बोलूंगी। एक मिनट अरविंद खोखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए सर प्लीज थोड़ा जल्दी से। देखिए जो जानकारी जो हमारे मित्र ने दी जानकारी मैं भी देता हूँ, हमारे पास ये लगभग मैं सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन कंफर्म खबर है ये बिल्कुल कि 10 निर्दलीय सांसदों ने जो चुनकर आए हैं, जिनको अभी दिल्ली आ रहे हैं, 10 निर्दलीय सांसदों ने और बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे से भी बीजेपी ने अपनी बातचीत की लाइन शुरू कर दी है। तो निश्चित मान करके चलिए कि जो गठबंधन की सरकार का जो पिछली सरकारों में जो 10 साल पहले झेला गया है, वो गठबंधन की शायद सरकार इतनी अल्पक में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी सरकार। और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, अगर ये जो कोई भी संभावना फिलहाल तो है नहीं, अगर है भी तो गठबंधन की सरकार होने के नाते भी ये बीजेपी मुझे लगता है बेहद जल्द ही जिस तरह की तैयारी बीजेपी की चल रही है ये अल्पमत में नहीं रहेगी। और दूसरी देखिए एक बात को बताऊं, गठबंधन की सरकार सुनने में बेहद अच्छा लगता है, लेकिन देश में जितने भी माफिया, जितने भी बड़े गुंडे, जितने बड़े हुए, सब बड़े घोटाले हुए गठबंधन सरकारों में हुए। बिहार में साबुद्दीन गठबंधन सरकार की देन था,
उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से लेकर के बड़े जितने गुंडे बदमाश माफिया हुए सब गठबंधन सरकारों की देन होती है। गठबंधन सरकार सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन गठबंधन सरकार जो सरकार ब्लैकमेलिंग पे, जो सरकार सौदेबाजी पे, जो सरकार नित नए सौदेबाजी पे चलेगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो देश हित तो कर ही नहीं सकती है। तो गठबंधन सरकार जनता का मैंडेट स्वीकार सबको करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, जनता का नमन है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा समय तक बीजेपी गठबंधन। ठीक है, मैं रोकूंगी सर, समय हो गया। मीसम जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोल लीजिए। मैं राखी जी, मैं टाइम कम हो गया, मैं जानना चाहता था अपने मित्र से जो भी कहे थे उसका इलेक्शन फिर से कराया जाए क्या चाह रहे देश में फिर से चुनाव हो, और चुनाव होने के बाद पूर्ण बहुमत भाजपा को दी जाए। आंख पर असर हो गया आप लोगों के। भारत में सिर्फ अतीक अहमद मुख्तार नहीं रहता था, 125 करोड़ की आबादी है। चलिए इसको फिर कभी इस बात को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे सर, फिलहाल समय हो गया है। आरपी श्रीवास्तव जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया भारत। राखी जी कि जो अभी जैसे खोखर जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की सरकार में नहीं रहने देना है तो जो प्रक्रिया पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कई दलों के लोग उसमें शामिल हो गए, तो 272 का आंकड़ा खुद पार करने का प्रयास करेंगे। और सूत्र अब चाहे जो भी करें, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो एक बार फिर लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर बात होगी। और हमें लगता है कि ये जो आने वाली सरकार है, अगर गठबंधन में ही समन्वय से चलाती हो तो पिछली सरकारें चली हैं, मनमोहन सिंह की सरकार चली है, वाजपेयी जी की सरकार चली है, नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार चली है, तो ये भी चल सकती है। लेकिन जो ये व्यवस्था तोड़फोड़ का नतीजा आपने देखा हो, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में देख लिया है। अगर इस तरह की तोड़फोड़ करके और अपना बहुमत साबित करना तो फिर जनता के चुनने का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए कुशाग्र जी, प्लीज 10 सेकंड में बोलिएगा, मेरे बहुत समय थी। मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है और एक खड़ा है। और इनफैक्ट मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा कि दोपहर को हमें ये भी खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के काफी सांसद जो हैं वो इंडिया गठबंधन के भी संपर्क में हैं। तो अभी एनडीए के बिखरने के भी आप आगे चांसेस देख सकती हैं कि जिस तरीके से अगर तानाशाही चलती रही तो एनडीए को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सर ये तो बड़ा दिलचस्प बता रहे हैं आप, क्योंकि अरविंद जी कह रहे थे कि उद्धव जी की जो टीम है और वो है जो उधर संपर्क में, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी इधर संपर्क में, ऐसा तो नहीं उद्धव जी उधर शिंदे जी इधर, तो ये बड़ा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अब कि उद्धव ठाकरे जी जो है जो उस तरफ चले जाएंगे और शिंदे जी जो पहले उधर थे वो इधर आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये बड़ी रोमांचक सरकार दिखेगी सर, फिर मुझे पता नहीं किसकी सरकार बनेगी। दिलचस्प है और ये दिलचस्प और रोमांच बना रहेगा जब तक शपथ नहीं होती। चलिए समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है विषय ही ऐसा होता है, वक्त की बहुत जरूरत पड़ती है, 1 घंटे पता नहीं चलते। खैर ठीक है, इंतजार है 8 जून तक का, लगातार कोशिशें हैं। अभी भी वो एक जो कहते हैं ना बना हुआ अंदर से कि 2 दिन का वक्त और है, क्या हो सकता है। अभी भी इंडिया गठबंधन ये नहीं कह रहा है कि मोदी जी शपथ ले पाएंगे, तैयारी उनको करने दीजिए, लेकिन जब तक शपथ नहीं होगी ये मामला लगता है फंसा ही रहेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।